नीतीश बाबू, बिहार में दंगे फसाद की खबरें इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन इससे पहले भी शराब कांड से बिहार की कितनी बदनामी हुई थी। आप क्या कहते थे, याद है ना? क्या हो गया? लेकिन इस बार दंगे फसाद से बिहार की बड़ी बदनामी हो रही है और आप तो देखने भी नहीं गए। अब आप क्या कहेंगे? खास नहीं है सब, अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी कि जब शराब कांड में लोग मर रहे थे तब आपने क्या कहा था? जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। सही बात। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया लेकिन आप अपने शहर नालंदा भी नहीं गए। नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं, हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। अच्छा, छोड़िए नीतीश बाबू को, अब इनके डिप्टी तेजस्वी यादव से बात करते हैं। तेजस्वी जी, आपको याद है कि नहीं, जब शराब कांड में आपकी सरकार में लोग मर रहे थे तब आपने क्या कहा था? अगर याद ना हो तो सुन लीजिए। जब शराबबंदी नहीं भी थी तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते। हाँ, बात तो सही है। लेकिन इस बार जब इन्हीं की राज में दंगा फसाद हो चुका है और लगातार ये घटनाएं हुई हैं, तो तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। कुछ लोग गुजरात से आते हैं, अलग अलग प्रवचन देते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इस बार दंगे फसाद में और पिछली बार शराब कांड में एक उदाहरण देता हूं। जब शराब कांड की घटना सामने आई थी ना, तो इनके एक मंत्री समीर महासेठ इससे बचने के कैसे उपाय बताते थे। आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, सुन लीजिए। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब वही फॉर्मूला नीतीश बाबू अपना रहे हैं और बिहार शरीफ में दंगे की बात हो तो वो क्या कहते हैं, जरा देखिए ना। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। लेकिन बात सिर्फ इग्नोरेंस की नहीं है, बात इससे कहीं अधिक है। अभी आपने दोस्तों ये खबर देखी होगी कि हावड़ा हिंसा के दौरान एक लड़का जिसका नाम सुमित है, उसके हाथ में पिस्टल था और उसे खोजने के लिए बंगाल पुलिस बड़ा हाथ पैर मार रही थी। पता चला कि ये तो बिहार में है और बिहार पुलिस भी खोजबीन में जुट गई और बंगाल पुलिस की मदद की। लेकिन मान लीजिए कि ये लड़का सुमित की जगह किसी दूसरे समुदाय का होता तो क्या होता? यही कहा जाता कि ये तो आत्मरक्षा के लिए पिस्टल रखा हुआ। और यकीन ना हो तो ये खबर देख लीजिए, बिहार में बम बनाते समय विस्फोट हो गया, लेकिन वो हिंदू नहीं था। इसीलिए खुलेआम नीतीश के सहयोगी आरजेडी के विधायक नेहालुद्दीन कह रहे हैं कि वो तो आत्मरक्षा के लिए बम बना रहा था। सुन लीजिए। कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। और जिस प्रकार से बंगाल में ममता दीदी ने रामनवमी के जुलूस को निकालने वालों को ही क्रिमिनल बता दिया, याद है ना? ये हिंदू नहीं था, ये लोग क्रिमिनल था। और वैसे ही आरजेडी के प्रवक्ता ये खुलेआम कह रहे हैं कि जिसकी आबादी, दंगों को लेकर कह रहे हैं कि जिसकी आबादी 12-15% होगी वो क्या दंगा भड़काएगा? सुन लीजिए। 85% इस देश राज्य के अंदर में हिंदू है, उस पर 15%, 12% लोग उस पर डोमिनेट करेगा, उस पर कोई दंगा भड़काएगा? बड़े गौर से सुनिए दोस्तों और इन आवाजों को पहचानिए, क्योंकि आज बिहार की उस सियासत को, बेशर्म सियासत को डिकोड करूंगा जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को गुनहगार साबित करने में लगा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में नीतीश कुमार के उन चालों का पर्दाफाश करूंगा जो वो बिहार में अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए कर रहे थे। सबसे पहले आप इस खबर पर गौर कीजिए। एक तरफ बिहार में दंगे हो रहे थे और उन्हीं दंगों के जिलों से 50 किलोमीटर दूर पटना में नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी में टोपी पहनकर मंच पर बैठे हुए थे। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल अचानक से चीजें हो रही थी, ऐसा नहीं है। इसलिए इन खबरों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
बिहार के नालंदा और सासाराम में 30 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा का तांडव शुरू हो गया। और हर शोभा यात्रा के निकलने के समय, ये तो हमेशा से होता है ना कि लोग उद्घोष करते हैं, शोभा यात्रा में नारे लगाते हैं, जय श्री राम का उद्घोष होता है। लेकिन अगर ये यात्रा किसी ऐसी जगह से निकलती है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, तो फिर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अचानक से वहां पत्थरबाजी की घटनाएं, हिंसा की खबरें आने लगती हैं। और हर राज्य में शोभा यात्रा के दौरान इस तरह की खबरें देखने को मिली। लेकिन बिहार में, बिहार के नालंदा और सासाराम में भी जब यही घटना हुई तो यहां की सरकार के मुखिया और यहां के पुलिस के आंख कान बंद थे, क्योंकि खुद नीतीश कुमार बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक साजिश का हिस्सा है। तो फिर सवाल ये है दोस्तों कि आखिर सरकार और पुलिस क्या कर रही थी? आप पहले ये बयान सुनिए। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। घटना के समय भी पुलिस प्रशासन सुस्त था और घटना के होने के बाद भी काफी समय तक पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और इसी वजह से लगातार हिंसा की घटनाएं होती रही। 3 दिनों के बाद आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी। अब अगर पल भर के लिए मान ले दोस्तों कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, तो हिंसा के बाद जो कुछ हो रहा है वो भी तो एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जांच से पहले ही इशारों में 2 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। पहले आप ये बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। सुन लिया ना आपने, जांच से पहले ही 2 लोग जिम्मेदार हो गए। इसी तरीके से इनकी जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है आरजेडी, उसने भी जांच से पहले एक समुदाय को क्लीन चिट दे दिया है। सुन लीजिए। जहां लाचार और बेबस है वो व्यक्ति दंगा का स्वरूप लेगा, 15% लोग उस पर आक्रमण करेंगे, यह किसी को बात नहीं पचती है। अब इन दंगों और उसके बाद के घटनाक्रमों को लेकर इसके राजनीतिक मायने को समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार में पुलिस ने इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया। दरअसल दंगों के स्थल से कुछ दूर नीतीश कुमार रमजान की इफ्तार पार्टी कर रहे थे और जिस मंच पर टोपी पहनकर बैठे थे उसके पीछे आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में लाल किले की प्राचीर का विशाल पोस्टर था जिस पर तिरंगा लहरा रहा था। अब आपके लिए हो सकता है बाकी लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, ये महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। और ये केवल इफ्तार पार्टी नहीं है कि नीतीश कुमार की ये इफ्तार पार्टी है, वही खबर बन गई, वही लोगों ने चला दी, क्योंकि इफ्तार पार्टी पर लाल किले के पोस्टर का कोई मतलब नहीं हो सकता है। ये नीतीश की तरफ से संदेश था कि मुसलमान भाइयों, आप मुझे लाल किले पर बैठने का मौका दीजिए और आप जब मुझे लाल किले पर बिठा देंगे, बैठने का मौका देंगे, फिर हम आपको आपकी मन मर्जी से वो सब कुछ करने देंगे जैसा कि सासाराम और नालंदा में देखने को मिल रहा है। आपको हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने पूरा सहयोग किया। और इसीलिए दोस्तों आरजेडी के विधायक मोहम्मद नेहलुद्दीन ने कहा कि सासाराम में मुसलमान सेल्फ डिफेंस में बम बना रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी दंगों की जगह से दूर रहते हुए केवल खाना पूर्ति कर रहे थे, उसी तरह के बयान दे रहे हैं। आप ये भी देख ही रहे हैं, जबकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि दंगों वाली जगहों से जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो डर से अपने घर को छोड़ने को विवश हैं। हालांकि हम हर बार की तरह आप देख लीजिए कि पुलिस और सरकार ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन दंगों के पीछे की नीतीश कुमार की मंशा की पोल तब खुल गई जब मुसलमानों के वोट के लिए उनके जो मसीहा है ना ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दंगा के लिए जिम्मेदार बताया
और यह भी कहा कि आपने मुसलमानों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा। अब जरा सोचिए कि जो नीतीश कुमार मुसलमानों के वोट पाने के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, ये सारी कवायद पूरी सरकार कर रही है, अगर उसकी पोल खुल जाए तो वो क्या करेंगे? जाहिर है उन्होंने भी ओवैसी को हर बार की तरह, जैसा बाकी लोग भी करते हैं, ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया। अब ऐसे में सवाल यह है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, एक दंगा फसाद तो निश्चित रूप से एक खराब घटना है, किसी भी सभ्य समाज में ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है ना, फिर उसमें गहरे सवाल पैदा होते हैं। और इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शहर में दंगा हो जाए और उनका खुद का शहर हो, लेकिन मुख्यमंत्री वहां का दौरा ना करें, तो सवाल तो उठेगा ना। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसकी वजह आप जान लीजिए। नीतीश कुमार भले ही दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़े हुए 3 दशक से अधिक हो चुके हैं। वो चुनाव ही नहीं लड़ते, वो एमएलसी के जरिए विधायक बन रहे हैं। उनका तो खुद का वोट बैंक भी नहीं है, और इसीलिए वो भाजपा या आरजेडी की वैसाखी के बिना आज तक चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन आज के समय में बिहार की परिस्थिति क्या है, ये समझना जरूरी है। आज बिहार की परिस्थिति ऐसी है जो खुद उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे प्रशांत किशोर ने बयान की है। उनका एक पुराना बयान है, लेकिन आज वो सुनना बहुत जरूरी है। वो ये कहते हैं कि आज नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना है कि वो बिना सुरक्षा के आम जनता के बीच घूम भी नहीं सकते। आप सुन लीजिए। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बिना सुरक्षा और सरकारी अमले के नीतीश जी 500 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इतना नीचे गुस्सा। अब ऐसे में दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भी दोबारा बन जाए चुनाव जीतकर, ये आसान नहीं लगता। और इन परिस्थितियों में उन्होंने फिर से उसी लालू यादव की उसी राजनीति का पासा फेंका है, जिसमें हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक जाति को साध लेना और फिर मुसलमानों का हितैषी बनकर सत्ता को साध लेने का फॉर्मूला छिपा है। लेकिन यकीन मानिए, आज बिहार की जनता जो बिल्कुल शांत चित्त के साथ संयमित होकर इन पूरे घटनाक्रम को देख रही है, वो आने वाले समय में, चुनाव के समय, अपने विचारों को निश्चित रूप से जाहिर कर देगी। और यही इन नेताओं के लिए सबसे बड़ा सबक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।